जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गोल एकेडमी पर। दोस्तों, हम जियोग्राफी पढ़ रहे थे। जियोग्राफी में आज हम पढ़ेंगे तटीय मैदान। ठीक है, तटीय मैदान। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि तटीय मैदान होता क्या है और ये कहाँ पर स्थित है। ठीक, ये देखिए हमारा प्यारा भारत है। ठीक, तो यहाँ पे आता है प्रायद्वीपीय पठार। तो हमारे जो भारत का निर्माण हुआ है एक्चुअली वो प्रायद्वीपीय पठार से ही हुआ है। ठीक है, मुख्य भूमि हमारी भारत की वही थी। ठीक, प्रायद्वीपीय मतलब क्या होता है, इसका मतलब सबसे पहले हम समझ लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि स्थल का वह भूभाग जो तीन ओर पानी से घिरा हो। ठीक है, फिर से सुनिए, स्थल का वह भूभाग जो तीन ओर पानी से घिरा हो उसे प्रायद्वीप बोलते हैं। जैसे ये देखिए, इधर हमारा क्या है, अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर हिंद महासागर। तो ये जो पूरा पार्ट है यहाँ से लेकर गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक, ये पूरा पार्ट जो भारत का है ये तीन ओर पानी से क्या है, घिरा हुआ है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए, जो प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है, यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। तो ये नदियाँ जब इधर आती हैं पश्चिम की ओर और पूर्व की ओर कुछ नदियाँ आ जाती हैं। ठीक, कुछ नदियाँ पश्चिम की ओर, कुछ नदियाँ पश्चिम की ओर। तो जो नदियाँ हैं वो जब बहती हैं, आपने अगर आसपास कोई नदी होकर देखेंगे तो उससे बहुत सारे कंकड़ पत्थर, बालू, मिट्टी वो अपने साथ क्या बहाकर लाते हैं। तो सालों साल तक वो नदियाँ जो हैं मिट्टी बहाकर लाती गई और यह इधर क्या गया, पड़ता गया। ठीक, तो ये देखिए हमारा क्या है, तटीय रेखा, भारत की तटीय रेखा है और ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार। तो इनके बीच में ये जो सकरा भाग है, इनके बीच में ये जो सकरा भाग है इसी को बोलते हैं तटीय मैदान। ठीक, क्या बोलते हैं, तटीय मैदान। देखिए क्या है, भारत की जो तट रेखा लगभग आपको हमने बताया था, तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। और ये कहाँ से, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी भी आपको हमने बता दिया था कि जल का वह भूभाग जो तीन ओर पानी से घिरा हो। तो कच्छ की खाड़ी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र डेल्टा तक इसका विस्तार है। ठीक, क्लियर। अब देखिए, प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं पूर्वी सीमा तथा भारतीय तटरेखा के बीच स्थित सकरे मैदान को क्या कहते हैं, तटीय मैदान। मतलब ये जो प्रायद्वीपीय पठार है तो ये क्या है, भारतीय तटरेखा सीमा है, इनके बीच में जो स्थित ये सकरा भाग है इसी को हम बोलते हैं तटीय मैदान। क्लियर। अब ये तटीय मैदान का निर्माण कैसे होता है कि बहुत सारी नदियां हैं जो अपने साथ जलोढ़ मिट्टी बहा कर लाती हैं, बालू बहा कर लाती हैं, कंकड़ पत्थर बहा कर लाती हैं और वो क्या धीरे धीरे पड़ते जाते हैं। ठीक, क्या इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप द्वारा होता है। ठीक है, समझ गया, इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप। अब जलोढ़ निक्षेप क्या होता है कि नदियों की जल द्वारा लाए गए पत्थर, कंकड़, बालू, मिट्टी को लाकर वो क्या करते हैं, बिछा देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर से एक बार देख लीजिए कि जो प्रायद्वीपीय पठार है और भारतीय तटरेखा सीमा है, इनके बीच में स्थित जो सकरा मैदान है इसे क्या बोलते हैं, तटीय मैदान। इनका निर्माण कैसे होता है कि नदियों द्वारा लाए गए कंकड़, पत्थर, जल, मिट्टी से होता है। ठीक है, और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी से लेकर पूर्व में यहाँ तक ब्रह्मपुत्र डेल्टा तक। ठीक है, ब्रह्मपुत्र डेल्टा तक, ठीक, क्लियर। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये जो दक्षिण में है इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, जैसे जैसे इधर आती है इसकी चौड़ाई क्या होती है, घटती जाती है। इसकी जो ये सकरा मैदान या हम कह सकते हैं तटीय मैदान है, जो इसकी औसत चौड़ाई है लगभग 64 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी औसत चौड़ाई क्या है, जो 64 किलोमीटर है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। आइए हम इसके आगे देखते हैं।
यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अब देखिए, जो हमारा तटीय मैदान है वो दो प्रकार का है। पहला पश्चिमी तटीय मैदान, तटीय मैदान, ठीक। दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान। ठीक, तो आइए अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक, अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार कच्छ की खाड़ी से लेकर यहाँ पे कन्याकुमारी तक है। ठीक है, कहाँ तक? कन्याकुमारी। इसको दे लो। ठीक है, कन्याकुमारी तक है। अब जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक, देखिए यहाँ से लेकर ये गुजरात हमारा है। ठीक, तो गुजरात से ये लेकर हमारा जो है इसको हम बोलते हैं काठियावाड़ तट। ठीक है, काठियावाड़ तट। ठीक, फिर ये हमारा महाराष्ट्र आ जाएगा। इसके बाद महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक। ठीक, इसको बोलते हैं हम कोंकण तट। फिर गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलोर तक। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कन्नड़ तट। फिर गोवा से यहाँ मंगलोर से लेके केरल तक। ठीक ठीक, इसको हम बोलते हैं मालाबार तट। मालाबार तट। ठीक, फिर से सुनिए, कच्छ की खाड़ी से लेकर महाराष्ट्र तक कोंकण तक, महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक, ये काठियावाड़ सॉरी देखिए, कच्छ की खाड़ी से लेकर महाराष्ट्र तक काठियावाड़ तट, ये गुजरात में है पूरा। फिर महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक कोंकण तट, फिर गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलोर तक, कन्नड़ तक, फिर मंगलोर से लेकर केरल तक की हमारे तट को क्या बोलते हैं? मालाबार तट। ठीक है, तो पश्चिमी तटीय मैदान को 4 भागों में बांट दिया गया है। समझिए कौन कौन से? काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट। क्लियर? अब देखिए, जो पश्चिमी घाट पे नदियां हैं, यहाँ पे ढलान बहुत ज़्यादा है तो बहुत ही तीव्र गामी होती हैं। पश्चिमी घाट पर बहने वाली नदियाँ क्या होती हैं? बहुत तीव्र गामी होती हैं। पश्चिमी घाट पर बहने वाली नदियाँ बहुत तीव्रगामी होती हैं। जो एस्चुअरी या ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। ठीक, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि जो पश्चिमी घाट पर तट पर, यहाँ पे पश्चिमी तट पर जो बहने वाली नदियाँ हैं वो बहुत क्या होती हैं? तीव्रगामी होते हैं। इसलिए वो किसका निर्माण करती हैं? एस्चुअरी या ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा में कौन सी ऐसी नदी है जो एस्चुअरी या ज्वार नद मुख का निर्माण करते हैं? तो मांडवी और जुआरी नदी। गोवा में ये 2 नदियां हैं जो पश्चिमी तट पर एस्चुअरी या ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। ठीक है,
अगर हम कर्नाटक की बात करें तो शरावती नदी है। ठीक है, क्लियर। अगर हम गुजरात में बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नर्मदा और ताप्ती नदी। ठीक है, क्लियर। अगर हम केरल की बात करें, ठीक है, अगर हम केरल की बात करें तो इसकी यहाँ की जो मुख्य नदी कौन सी है, पेरियार। ठीक, तो ये इतनी सारी नदियाँ हैं जो पश्चिमी तट पर किसका निर्माण करती हैं, ऐश्वर्याजार नद मुख का निर्माण करती हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे पूर्वी तटीय मैदान। देखिए पूर्वी तटीय मैदान में क्या है कि हमारा तमिलनाडु, केरल के बाद देखिए ये केरल है, इसके बाद हमारा पड़ता है तमिलनाडु। ठीक है, तो कन्याकुमारी से लेकर तमिलनाडु, कन्याकुमारी से लेकर तमिलनाडु तक के इस तट को हम बोलते हैं कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। ठीक है, कहाँ से, कन्याकुमारी से लेकर तमिलनाडु तक के जो तट है उसको क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट। फिर कन्याकुमारी से लेकर आंध्र प्रदेश तक, यहाँ तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तक के तट को हम बोलते हैं आंध्र तट। आंध्र तट। ठीक, फिर आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक के तट को हम बोलते हैं उत्कल तट। उत्कल तट। और इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट। चीज़ को ध्यान से देख लिए, फिर से एक बार देखिए। कन्याकुमारी से लेकर तमिलनाडु तक के तट को हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, और तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश को आंध्र तट, और आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा को उत्कल तट। और उत्कल तट, आंध्र तट को मिलाकर जो हमारा तट उसको हम बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। ठीक, इस तरह से पश्चिमी तटीय, पूर्वी तटीय मैदान को दो भागों में बांटा गया मेनली, कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार तट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो पूर्वी तटीय मैदान पर, पूर्वी तटीय पर बहने वाली नदियाँ हैं, ठीक है, पूर्वी तटीय पर बहने वाली नदियाँ जो हैं, पूर्वी तटीय पर बहने वाली नदियाँ किसका निर्माण करती हैं, ये बहने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्यों डेल्टा का निर्माण करती है, किधर, क्योंकि इधर ये मैदानी भागों में बहती हैं, इधर तीव्रगामी ढाल नहीं है, यहाँ पे क्या है, मैदानी भाग है, इसलिए यहाँ पे ये डेल्टा का निर्माण करती है। जैसे कोई नदी यहाँ पे आ रही है, ठीक है, बालू कंकड़ पत्थर यहाँ इकट्ठा करते 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 ऐसे ये जमा होते रहते हैं। ठीक है, ठीक, तो ऐसे ये जमा होते रहते हैं, तो एक समय आता है कि यहाँ पे ये डेल्टा का निर्माण कर लेती हैं। ठीक है, डेल्टा का निर्माण करते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, डेल्टा का निर्माण करते हैं। पूर्वी तटीय पर जो बहने वाली नदियाँ होंगी क्या, किसका निर्माण करेंगी, डेल्टा पर, और पश्चिमी तटीय पे ऐश्वर्याजार नदमुख का। क्लियर यहाँ तक। अब कौन कौन सी है, जैसे महानदी ले लीजिए, महानदी, गोदावरी। ठीक है, ऐसी नदियाँ हैं जो हमारे किसका निर्माण करती हैं, एक कृष्णा नदी लीजिए, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो पूर्वी तटीय पर बहने वाली महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी किसका निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब पूर्वी तटीय मैदान को कितने भागों में बांटा गया है, दो, कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार तट। आंध्र प्रदेश के तट को आंध्र तट और उड़ीसा के तट को उत्कल तट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए पूर्वी तटीय मैदान जो है उस पर
कुछ लैगून झीलें भी पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, पूरी तट मैदान पर क्या बात पाई जाती हैं? कुछ पूर्वी तटीय मैदान पर कुछ लैगून झीलें पाई जाते हैं, लैगून झील। ठीक, जैसे हमारा हो गया चिल्का झील। ठीक है, क्या हो गया? चिल्का झील। ये कहाँ पे पाया जाता है? उड़ीसा में। ठीक है, इसके बाद हमारा आंध्र प्रदेश में एक पुलिकट झील पाया जाता है। पुलिकट झील कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। ठीक, तो इस तरह से हमारा पूर्वी तट पे कुछ लैगून झीलें पाई जाती। कौन सी? चिल्का झील, पुलिकट झील। ठीक है, ये हो गया हमारा तटीय मैदान। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे इसके। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो हमारा भारत का तटीय रेखा सीमा है। ठीक, भारत की तटीय रेखा सीमा की अगर हम बात करें, ठीक, तो इसको 3-4 भागों में बांट कर देखा जाता है। ठीक, ये देखिए इसका बेस लाइन है, इसे तटीय प्रदेश है, ये बेस लाइन इसका है। ठीक, ठीक, देखिए ये होता है यहाँ से लेके कितना डिस्टेंस? 12 नॉटिकल मील। ये होता है यहाँ से 24 नॉटिकल मील, और ये होता है यहाँ पर डिस्टेंस 200 नॉटिकल मील। ठीक है, इसको क्या क्या हम बोलते हैं? ठीक है, इसको हम देखिए क्या क्या बोलते हैं। जो हमारा ये तट है, ठीक है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं प्रादेशिक जल सीमा। प्रादेशिक जल सीमा। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसको बोलते हैं संलग्न क्षेत्रमंडल। संलग्न क्षेत्रमंडल। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इन सब चीज़ों को कौन, जैसे कोई भी कंट्री है उसकी 200 नॉटिकल मील तक, समुद्र में 200 नॉटिकल मील तक कोई भी देश का अधिकार रहता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है, अब इन तीनों क्षेत्र में क्या डिफरेंस है इसको हम जानेंगे, और ये सब डिसाइड कौन करता है? ठीक है, एक संस्था है अनक्लास। ठीक है, अनक्लास यही संस्था है जो ये सब डिसाइड करता है। इसकी जो मंजूरी मिली थी मिनिमम 60 देश की मंजूरी के बाद, यह मिनिमम 60 देशों के मंजूरी के बाद तो 82 में, और ये लागू हुआ है आपका, पूरी तरह से लागू हुआ 1994 में। ठीक है, तो यह मिनिमम 60 देशों की मंजूरी के बाद क्या 1982 में इसको पारित किया गया, और पूरी तरह से यह 1994 में लागू हो गया। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? ठीक है, और यही संस्था है जो ये डिसाइड करती है किसी भी देश का समुद्र में उसका कितना हक है या कितना अधिकार है। ठीक, जो ये 12 नॉटिकल
है। ठीक है, नॉटिकल मील क्या है? समुद्र की दूरी नापने की क्या है? इकाई है। समुद्र की दूरी नापने की क्या है? इकाई है। अगर हम 1 नॉटिकल की बात करें, ठीक है, 1 नॉटिकल मील कितना होता है? 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। ठीक, 1 नॉटिकल मील कितना बराबर होता है? 1.852 किलोमीटर। यहाँ तक क्लियर हो? अब देखिए जो प्रादेशिक जल सीमा, इसमें कोई भी देश अपना क्या क्या कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर पूरी तरह से अधिकार किसका होगा? भारत का होगा। पूरी तरह से अधिकार यहाँ पर पूरी तरह से अधिकार किसका होगा? भारत का। ठीक, और जो फिर ये 24 नॉटिकल मील तक, यहाँ पे क्या हम सीमा शुल्क लेते हैं? सीमा शुल्क, जहाज कोई जा रहे हैं उसके क्या, उसका भी शुल्क लेते हैं हम। आने जाने पर शुल्क लगता है जहाज के, आप सीधे लिख लीजिए, आने जाने का शुल्क, जाने का शुल्क। आप किसी भी दुश्मन का पीछा बस यहीं तक कर सकते हैं, समझ गए? किसी भी दुश्मन का पीछा यहीं तक केवल कर सकते हैं, 24 नॉटिकल मील तक। ठीक है, तो जो 12 नॉटिकल मील तक यहाँ पूरी तरीके से अधिकार किसका रहता है? भारत का। और 24 नॉटिकल मील में क्या है? सीमा शुल्क लगता है। आने जाने का, अगर कोई बाहर से जहाज आ रहे हैं उसके आने जाने का शुल्क लगेगा। ठीक है, और किसी दुश्मन का अगर कोई युद्ध हो रहा है तो यहीं तक पीछा आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ से देखिए, ये 12 नॉटिकल, यहाँ से 24, यहाँ से ये 200 नॉटिकल मील दूर है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, 200 नॉटिकल मील तक आप क्या कर सकते हैं? अन्य आर्थिक क्षेत्र में आप क्या, यहाँ पे देखिए, आप ज्वाइंट अभ्यास कर सकते हैं। ज्वाइंट अभ्यास मतलब किसी भी देश के फोर्सेस के साथ आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज्वाइंट। ठीक है, ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन कर सकते हैं, ज्वाइंट अभ्यास कर सकते हैं। अनुसंधान केंद्र यहाँ पे आप खोल सकते हैं, केंद्र। ठीक है, यहाँ पे अनुसंधान केंद्र स्थापित कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हमारा रहा कि किसी भी देश का उसका समुद्र पर अधिकार कितना रहेगा, किसी भी देश का उसका समुद्र पर अधिकार कितना है। ठीक है, इस चीज़ क्लियर हो गया यहाँ तक। और ये सब कौन डिसाइड करता है? एक संस्था है अनक्लॉस। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी। ठीक है, ये डिसाइड करता है कि कोई भी देश का, किसी भी देश का समुद्र में कितना अधिकार है। अगर हम 1 नॉटिकल मील की बात करें तो 1.852 किलोमीटर होता है। ये समुद्र में दूरी नापने की क्या है? इकाई है। आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, हम देखेंगे तटीय राज्य। तटीय राज्य कौन कौन से हैं? देखिए, तटीय राज्य, तटीय मतलब क्या होगा कि स्थल का भूभाग जो हमेशा जल में क्या हो? डूबा हो। ठीक है, जैसे ये है तो इसका किनारा हमेशा किनारे क्या होते हैं? हमेशा जल में डूबे रहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? तट बोलते हैं। अब देखिए कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसको आप एक कोड के थ्रू भी लर्न कर सकते हैं। कौन कौन से? देखिए टोटल कितने हैं, देखिए टोटल कितने, अगर हम राज्य की बात करें टोटल राज्य कितने हैं?
कुल 8 राज्य, ठीक है, और 1 यूटी है, टोटल 9 है। ठीक, कौन कौन से देखिए, ये आप कोड लर्न कर लीजिए। गेट, मेक, ओके, पीजी। देखिए जी से हमारा हो जाएगा गुजरात, ए से आंध्र प्रदेश, ठीक है, और टी से हमारा हो जाएगा तमिलनाडु। टी से क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक, एम से महाराष्ट्र, के से केरल, ओ से उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, फिर क्या, गोवा। इतने सारे हैं। देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 यही हो गए। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 9 राज्य हो गए। इसमें देखिए यूटी में हम लक्षद्वीप भी ले सकते हैं और अंडमान निकोबार भी, 2 यूटी हो गए। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे कैसे बनता है, ये देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। सबसे बड़ा गुजरात का, फिर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक। ठीक, इस तरह डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे गया है। ठीक, इतने इसको लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन इस पर कैसे बनता है, 2 तरीके क्वेश्चन आपको बनेगा। पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें, भारत के किस राज्य की तटीय लंबाई सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन दे दिया गया आपको, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ठीक, फिर चौथा दे दिया जाए गुजरात। इसी में अगर हम दूसरा ऑप्शन दे दीजिए आपको, गुजरात, अंडमान निकोबार, ठीक, तमिलनाडु, गोवा। ठीक, देखिए इस ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में पहला जो क्वेश्चन है गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तो हमने अभी बताया था गुजरात सबसे बड़ा क्या है, गुजरात की सबसे बड़ा तटरेखा है। गुजरात की क्या है, सबसे बड़ी तटरेखा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, गुजरात। लेकिन अगर हम यूटी को इंक्लूड करके क्वेश्चन पूछें, यहाँ पे हमारा क्या है, अंडमान निकोबार, इधर क्या है, लक्षद्वीप। अगर यूटी को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो वहाँ पे सबसे बड़ा आपका जो तटरेखा लंबाई होगी वो अंडमान निकोबार की होगी। ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखें। अगर केवल स्टेट दे दिया जाए तो उसमें सबसे बड़ा किसके है, गुजरात के। अगर उसमें यूटी को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो वहाँ पे सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार का, और सबसे छोटा किसका है, गोवा का। क्लियर? तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप जो भी जितने भी चीज़ें पॉइंट यहाँ पे लिखाई जाती हैं उसको आप एक प्रॉपर नोट पर लिखते जाइए। ठीक है,
आज के लिए बस इतने ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।